नमस्कार, द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का वीकली एनालिटिकल शो नक्सलनामा। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है नक्सलनामा कि हम इस पूरे शो पे नक्सल विषय पर चर्चा करेंगे। पूरे सप्ताह भर की नक्सल गतिविधियां, माओवादी गतिविधियों पर हम इस शो में जानकारियां और अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि पूरे सप्ताह में नक्सलियों ने किन किन गतिविधियों को अंजाम दिया, नक्सलियों माओवादियों ने कहां पर सरेंडर किया, कहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कहां पर उन्होंने हमले किए और नक्सल षड्यंत्र या पूरा माओवादी नेक्सस कैसे काम करता है, ये सारी घटनाएं कैसे उजागर होती है, सरकार क्या एक्शन ले रही है, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और देश के ये आंतरिक दुश्मन कैसे अपने योजनाओं को अंजाम देते हैं। इन्हीं सारी गतिविधियों, इन्हीं सारे षड्यंत्रों और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम इस शो पर चर्चा करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे। 2 सप्ताह पहले माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल जो कि धूर नक्सलवाद माओवाद से प्रभावित है, वहां माओवादियों ने एक जनजाति समाज के नेतृत्वकर्ता की हत्या कर दी। वह जनजाति समाज का नेतृत्वकर्ता एक किसान नेता था, उसका नाम था घस्सूराम उसेंडी। जनजाति समाज में वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी हत्या माओवादियों ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह जनजाति समाज के बीच एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा था। वह समाज में यह कहता था कि जनजाति समाज हिंदू है। वह समाज में जनजाति संस्कृति, जनजाति सभ्यता और जनजाति रीति रिवाजों को अपनाने के लिए आगे आ रहा था। वह समाज के लोगों से अपने रीति रिवाजों को छोड़ने से मना कर रहा था। वह समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखना चाहता था। उसकी हत्या माओवादियों ने कर दी। माओवादियों ने उसकी हत्या कुछ इस तरह से की कि सारे लोग दहशत में आ गए। बस्तर अंचल का एक गांव जहां पर देवी अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। जनजाति समाज की स्थानीय ग्रामीण दंतेश्वरी माई की पूजा चल रही थी। 500 से अधिक जनजातीय ग्रामीण मौजूद थे। वहां पर घस्सूराम उसेंडी भी मौजूद थे और उसी जगह पे 3 माओवादियों ने लाल सलाम के नारे लगाते हुए उन्हें पीठ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्या आपने कभी सुना है कि माओवादियों ने किसी चर्च में घुसकर किसी की हत्या की या किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों या पूजन स्थल पर घुसकर उसकी हत्या की? लेकिन घस्सूराम उसेंडी की हत्या जनजाति समाज के पूजन स्थली पर एक देवी अनुष्ठान के दौरान कर दी गई। यह सब कुछ सबके सामने होता रहा और मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, तरह तरह के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सब चुप्पी साधे बैठे रहे। यह सारी घटना हम सभी के सामने हो गई और शायद आप तक भी यह जानकारी नहीं पहुंची। सरकार भी इस खबर के बाद चुप हो गई। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जनजाति समाज के एक नेतृत्वकर्ता की बेरहमी से मौत हो गई। इसके बाद माओवादियों ने 4 दिन पहले भैरमगढ़ अभ्यारण्य में पदस्थ एक रेंजर की हत्या कर दी। वन विभाग के रेंजर की हत्या 4 दिन पहले माओवादियों ने की है। माओवादियों ने क्षेत्र में विकास कार्यों को रोकने के लिए पटवारी, नाकेदार और रेंजर को मारने की धमकी पहले ही दी थी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं लिया था। माओवादियों ने रेंजर की हत्या कर दी। यह पिछले 15 से 20 दिनों के बीच 7वीं हत्या थी जो उस पूरे क्षेत्र में और बीजापुर जिले में की गई। इस हत्या के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बैठ गया है। माओवादी लगातार ग्रामीणों को डराने के लिए सरकारी अमले के अधिकारियों और लोगों को मार रहे हैं। 14 सितंबर सोमवार को भी माओवादियों ने एक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। हमला कर उसकी बाइक छीनकर वो भाग गए। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले माओवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। पुलिसकर्मी को पहले अगवा किया गया था और उसके बाद
उसकी हत्या कर लाश को सड़क में फेंक दिया गया था। माओवादियों द्वारा लगातार क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मियों की हत्याएं की जा रही हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन 9 माओवादियों में कुछ खूंखार माओवादी भी शामिल हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार कुछ माओवादियों की उपस्थिति की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें इन 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। माओवादी पहले पुलिस बल को देखकर डर कर भागने लगे, लेकिन उन्हें घेरेबंदी कर पकड़ लिया गया। माओवादियों द्वारा जिस तरह डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद लगातार स्थानीय ग्रामीण डर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में माओवादियों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया है। इन्हीं गतिविधियों को अंजाम देते हुए उन्होंने कुछ ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाल दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने 2 परिवारों को गांव से बाहर निकाला था। सुकमा के दोरनापाल क्षेत्र में माओवादियों ने एक परिवार को यह कहकर बाहर निकाल दिया कि उसके एक रिलेटिव पुलिस विभाग में कार्यरत है और वह पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस की मुखबिरी करते हैं। वहीं दूसरे परिवार पर भी पुलिस को मुखबिरी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा 14 सितंबर सोमवार को माओवादियों द्वारा एक और परिवार को घर से गांव से बेदखल कर दिया। उन्होंने इन परिवारों को धमकी दी कि यदि वो गांव छोड़कर नहीं गए तो उन्हें पूरे परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा। नक्सलियों द्वारा, माओवादियों द्वारा इस पूरी घटना को तथाकथित फर्जी जन अदालत लगाकर किया गया है। जन अदालत, जिन्हें फर्जी एक अदालत की तरह माना जा सकता है, जो माओवादियों की एक अदालत है, जो वो कहते हैं कि हम जनता की सहायता से अदालत लगाते हैं। दरअसल यह जन अदालत कुछ और नहीं, माओवादियों द्वारा किसी भी नागरिक या किसी भी ग्रामीणों की हत्या करने को जस्टिफिकेशन देने का एक जरिया मात्र है। इस जन अदालत के माध्यम से वह अपने दुश्मनों या लोकतंत्र और भारतीय गणतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों की हत्या करने का इस्तेमाल करते हैं। इस जन अदालत के माध्यम से वह न जाने कितने गरीब, असहाय, दलित, मजदूर और जनजाति समाज के लोगों की हत्या कर चुके हैं, बेगुनाहों को मौत की घाट उतार चुके हैं। इसी जन अदालत का बहाना लगाकर उन्होंने ग्रामीणों को, कुछ परिवारों को गांव से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया है। उन परिवारों ने बताया कि वो अपनी खेतों के फसलों को, अपने मकान, अपने घर, अपने बर्तनों को, अपने पशुओं को छोड़कर डर कर जाने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा कुछ बहुत बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद नहीं है और नक्सलियों, माओवादियों के हौसले छत्तीसगढ़ में पूरे चरम पर हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी माओवादियों की गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कैसे माओवादियों ने अलग अलग समय में अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया। झारखंड में एक PLFI नामक माओवादी संगठन के एक माओवादी आतंकियों की स्थानीय ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। उसके आतंक और उसके काले कारनामों से स्थानीय ग्रामीण काफ़ी परेशान थे। PLFI के संदीप तिर्की नामक आतंकी की महिलाओं ने पीट कर हत्या की। पूरे पिछले कई दशक से उसका उस पूरे क्षेत्र में आतंक था। इसके अलावा झारखंड में ही गुमला जिले में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक भारी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में माओवादी काफ़ी डरे और सुरक्षा बलों को हावी पड़ता देख भाग निकले। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में दोनों ओर से किसी की भी मृत्यु की खबर नहीं आई है, लेकिन माओवादियों के भारी असला बारूद के पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ की समाप्ति के बाद जो सर्च अभियान चलाए गए, उसमें सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से एक IED समेत बोतल,
बिछाने के लिए कुछ चादरें और खाने पीने का सामान भी बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में छापेमारी लगातार जारी है। झारखंड के अलावा बिहार के लखीसराय में भी एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। माओवादी के पास से एक कट्टा और 315 बोर की 6 कारतूस बरामद की गई है। इसके अलावा गया में, बिहार के गया क्षेत्र में एक सरेंडर माओवादी जो कि जोनल कमांडर था माओवादी संगठन का, उससे पूछताछ की जा रही है और माओवादी संगठन के ढांचे और उसके काम करने के तरीकों की पूरी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं उनके भी नाम उजागर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। झारखंड और बिहार के अलावा उड़ीसा में भी माओवादी काफ़ी सक्रिय हैं। ओडिशा के कालाहांडी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 दिनों पहले 4 नक्सली मारे गए। इन 4 माओवादियों को मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ओडिशा के कालाहांडी कंधमाल सीमा में भंडारंगी सिरकी वन क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में इन 4 माओवादियों की मौत हुई है। क्षेत्र पे सर्चिंग के दौरान कुछ गोला बारूद और कुछ बंदूकें भी बरामद हुई है। इन सब के बीच बस्तर से एक बड़ी जानकारी यह भी आई है कि माओवादियों के सप्लाई चेन में भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। खाने पीने की व्यवस्था करने, राशन की व्यवस्था करने में माओवादी संगठन को काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। एक बात यह भी है कि जून के माह में माओवादियों ने सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर 10,000 ग्रामीणों का सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन की आड़ में उन्होंने ग्रामीणों से कच्चे अनाज मंगाए थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश के दौरान जो माओवादी छिपे रहते हैं वो अपने लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे सम्मेलन के दौरान किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया। माओवादियों ने बहुत ही आसानी से इस पूरे सप्लाई चेन अपने लिए, जो उनका सप्लाई चेन टूटा था, जो उनका नेटवर्क टूटा था, उसके बावजूद अपने लिए राशन की व्यवस्था कर ली। इसके अलावा ठीक इस सम्मेलन के 15 दिन के बाद माओवादियों ने अपने टॉप लीडर्स के सिलेक्शन के लिए, उस प्रोसेस के लिए एक बड़ी बैठक को भी छत्तीसगढ़ में ही अंजाम दिया था। इसके भी इंटेलिजेंस सूचना होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यह तो सभी जानकारियां जंगल में बैठे माओवादियों की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि माओवादी जो नक्सली हैं, माओवादी विचारक हैं, नक्सल विचारक हैं, नक्सल समर्थक हैं, ये लोग भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस तरह चीन आज भारत को विखंडित करने का प्रयास कर रहा है, भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, वही उसी चीन से आयातित माओवाद की विचारधारा भारत को आंतरिक रूप से खोखला करने की कोशिश कर रही है। अभी जो हमने आपको बताया, जितने घटनाओं को आपके सामने रखा, यह सारी घटनाएं जंगल में बैठे माओवादियों की हैं। लेकिन शहरों में जो बैठे माओवादी हैं वो असली हैंडलर हैं, वो असली नेक्सस हैं, वो असली इनके नेतृत्व करता है, इनके विचारक है, इनके साजिश करता है, इन्हें योजना बनाकर देने वाले हैं, इन तक पैसे पहुंचाने वाले हैं। यह पूरा एक नेक्सस है। भीमा कोरेगांव जो हिंसा हुई थी 2018 में महाराष्ट्र में, उसमें माओवादियों का नाम आया था। वरवर गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वरवरा राव समेत तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर माओवादियों के समर्थक होने का आरोप लगा। आनंद तेलतुंबड़े, जिसका बड़ा भाई मिलिंद तेलतुंबड़े 50 लाख का इनामी माओवादी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। भीमा कोरेगांव की हिंसा माओवादियों ने अर्बन माओवादियों के साथ मिलकर रची थी। इस पूरे साजिश का एनआईए ने पर्दाफाश किया और पुणे पुलिस ने पर्दाफाश किया। यह थी पूरे माओवादियों की कहानी, नक्सलियों की कहानी, पूरे हफ्ते भर का घटनाक्रम,
पूरे सप्ताह में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसका एक ब्यौरा। हम प्रति सप्ताह नक्सल और माओवादियों से जुड़ी जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, घटनाक्रम, उनका विश्लेषण और ऐसी घटनाएं जो आपको जाननी बेहद आवश्यक है क्योंकि वो आपके देश को अंदर से तोड़ने के लिए की जा रही है, वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे इसी नक्सलनामा में, सिर्फ द नैरेटिव पर। तब तक देखते रहिए द नैरेटिव और नक्सल, माओवाद, चीन एवं कम्युनिज्म से रिलेटेड और अधिक घटनाओं और विचारों को जानने के लिए आप पढ़िए thenarrativeworld.in। तब तक के लिए धन्यवाद।